गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, विजन की 13 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। 4 लेबर कोड्स में गेट इम्प्लीमेंटेड अहेड ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, तो गाइस ये जो अपनी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3। ठीक है, हमने गाइस काफी बार पढ़ा है, एक बार नहीं पढ़ा, 4 लेबर कोड्स पढ़े हैं। फिर डिफरेंट कोड्स के जब ड्राफ्ट रूल्स आए हैं हमने उनको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी ये कहना चाह रहा है कि शेड्यूल डेट से पहले शायद इन कोड्स को क्या कर दिया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अभी क्या जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो शायद इन 4 लेबर कोड्स को पहले ही इंप्लीमेंटेशन कर देंगी। ठीक है, और जो भी इनके रूल्स है उनको जल्दी से इफेक्ट में लाएंगी बाय द एंड ऑफ जनवरी। जनवरी के एंड तक इन 4 लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और इनके रूल्स को इफेक्ट में लेके आया जाएगा। ठीक है, इसमें सेंटर क्या करेगी, ट्राइपैर्टाइट कंसल्टेशन करेगी। ट्राइपैर्टाइट मतलब 3 लोगों से कंसल्ट करेगी, जिसमें ऑफिशियल्स भी होंगे, एम्प्लॉयज भी होंगे और एम्प्लॉयर्स भी होंगे। मतलब कि जो भी कोई फर्म है, फर्म में जो काम करते हैं, फर्म के जो ऑनर हैं और जो ऑफिशियल्स हैं वो इन सब में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ताकि हम इन कोड्स के रूल्स फ्रेम करें। ठीक है, अब देखो हम किसके लिए फ्रेम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रही है हम उनके लिए रूल्स फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करेंगे ताकि, क्योंकि उन्हीं लोगों पे वो इम्प्लीमेंट हो तो उन्हीं के बेहतरी के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम उनमें एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय, ऑफिशियल तीनों लोगों को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। जो 4 लेबर कोड्स आए हैं वो एक तरह का बिग रिफॉर्म देखा जा रहा है, ताकि हम क्या कर सके, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, मतलब जो पेपर वर्क होता है या फिर जो बहुत ज्यादा आपको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती है, हम उनको रिड्यूस कर सके, अपना जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इंप्रूव करें। देखो गाइस, ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक लेके आते हैं, आपको पता है इंडिया का रैंक 63 है, ताकि हम अपने लेबर लॉज को और सिंप्लीफाई कर सकें, साथ में अपने लेबर मार्केट कंपोनेंट्स की जो डिफाइनिंग है उसको, डेफिनेशन को क्या कर सकें, इजी कर सकें, और सोशल सिक्योरिटी कवरेज को एक्सपेंड करें। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स लेके आती हैं उनके कवरेज को हम और लोगों तक क्या कर सके, पहुंचा सकें। ठीक है, अब हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं 4 के लेबर कोड्स के बारे में। सबसे पहला आया था लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। इसने 9 लेबर लॉज को सबसम किया था, जैसे एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923 का, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का। इसमें जो न्यू लेबर कोड आया था इसके फीचर्स क्या था, इसमें यही है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर या जो गिग वर्कर्स या जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी फंड्स दिया जाएगा। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो होते हैं जो किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे आपका ऑनलाइन जो डिलीवरी बॉयज हो गए, जोमेटो से जुड़े हुए हैं या अमेजोन से जुड़े हुए हैं, ये दीज आर गिग वर्कर्स का, जो टेम्परेरी आपकी फर्म में काम कर रहे हैं उन सबको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स को क्या कर सके, मॉनिटर कर सके। इसके अलावा नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को भी क्रिएट किया जाएगा। सेकंड आया था लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसमें 30 लेबर एक्ट को सक्षम किया था, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1952 एक्सेट्रा। इसमें ये बोला था कि नेशनल और स्टेट लेवल पे हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड्स को सेटअप करेंगे, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगी, एडवाइस करेगी कि किस हिसाब से हमें रूल्स को फ्रेम करना है, स्टैंडर्ड्स को, रूल्स को, रेगुलेशन को फ्रेम करना है अंडर दिस कोड। इसके अंदर वुमेन को हर एक, जो भी उस एम्प्लॉय में मतलब कि जो भी उस फर्म में किसी भी टाइप ऑफ वुमेन, किसी भी वर्क में जो वुमेन एम्प्लॉयड है, चाहे वो वहाँ की ऑफिसर हो, ठीक है, चाहे वो वहाँ की मतलब कि स्टाफ में हो या फिर वहाँ पे वो इवन की क्लीनिंग का वर्क कर रही हो, उन सबको क्या करेगा, हर टाइप ऑफ वर्क में जो वुमेन है उन सबको क्या करेगा, उनको राइट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्री हेल्थ चेकअप होएगा साल में एक बार, जो कि जो वहाँ का एम्प्लॉयड है जिसने उस लेबर्स को एम्प्लॉय किया, वो उन एम्प्लॉय के द्वारा उन लोगों का, वर्कर का फ्री हेल्थ चेकअप किया जाएगा, जहां पे जिनकी सर्टेन एज से ज्यादा है। ठीक है, ऑफ कोर्स जो मतलब कि वल्नरेबल एज आ जाती है, जहां पे डिजीजेस आपको कैरी करनी है, तो उन लोगों को क्या करेगा, फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा। थर्ड आया था लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसमें 3 लेबर एक्ट्स को सम किया था। एक था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, सेकंड था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, थर्ड था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसमें यह बताया था कि जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी भी फर्म्स हैं जिसमें एटलीस्ट 300 वर्कर्स था, उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, अगर कोई फर्म पहले मतलब कि बंद होती है, क्लोज हो रही है या फिर टेम्परेरी बंद हो रही है, तो उसको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप किसी फर्म को सडनली बंद कर दोगे तो भाई जो 300 वर्कर्स आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनकी तो आप समझ रहे हैं ना,
उनको तो मतलब कि दिक्कत होगी ना। तो इसलिए क्या, अगर कोई फर्म जिसमें 300 वर्कर्स हैं तो उनको पहले क्या करनी पड़ेगी, अगर आप बंद कर रहे हो तो आपको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि उन वर्कर्स की लाइवलीहुड पे असर ना पड़े। इसके अलावा कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है इन रिलेशन टू डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेचमेंट या अदरवाइज किसी भी सर्विस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर, उसको क्या करेगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा रीस्किलिंग फंड का प्रोविजन होना चाहिए, जिसमें यह कि जो वर्कर्स काफी लंबे समय से हमने हायर किए हुए हैं ताकि आगे, क्योंकि आपको पता टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, ताकि उन लोगों को वर्कर्स को फायर करने की जगह हम क्या कर सके, उनको रीस्किल कर सके। ठीक है। फोर्थ आया था कोड ऑन वेजेस 2019 का कोड। इसमें 4 लॉज को रिप्लेस किया था, दैट इज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। ये कोड हर एक ऑल एम्प्लॉइज पे अप्लाई होता है। इसमें क्या करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वेज रिलेटेड डिसीजंस, एम्प्लॉयमेंट जैसे रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स अमंग अदर्स, ये सब वेज रिलेटेड डिसीजंस क्या करती है, बनाती है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो भी डिसीजन मतलब कि मेक करती है फॉर अदर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेनली इन सेक्टर्स में जो डिसीजंस है वो बनाती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट अदर डिसीजंस क्या है वो लेती है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फ्लोर वेज फिक्स करती है, जैसे कि दिन की पेमेंट जो लेबर है उसकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है। वो अब जो फ्लोर वेज वो फिक्स करती है, वो क्या क्या अकाउंट लग के करते हैं, मतलब कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स, मिनिमम वेजेस जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, दैट मस्ट बी हायर देन द फ्लोर वेज। ठीक है। कोर्ट प्रोहिबिट करता है कि कोई भी एम्प्लॉयर फिक्स्ड वेजेस से कम पैसा ना दे। ठीक है। कोर्ट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयर फॉर पेइंग वेजेस लेस देन द मिनिमम वेजेस। इसके अलावा कोर्ट प्रोहिबिट करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए या वेजेस के मामले में, या फिर अगर आप रिक्रूट कर रहे हो ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ द सिमिलर नेचर। ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे हमने चारों लॉज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सब फीचर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यूएसए इंडिया डिफर इन 3D प्रिंटिंग एडॉप्शन। ठीक है। देखो जो 3D प्रिंटिंग है, ये जो हमारा न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगा। अब एक स्टडी आई है जिसमें ये बताएगी जो 30% ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें ही सिर्फ 3D प्रिंटिंग के बारे में पता है, जबकि अमेरिकन एग्जीक्यूटिव्स में 77% अमेरिकन को 3D प्रिंटिंग के बारे में नॉलेज है। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, जो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है दैट इज द कैड, उसको यूज करके वर्किंग मॉडल्स बनाती है या प्रोटोटाइप्स बनाती है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल्स को यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल, फाइबर या सिरामिक। 3D प्रिंटिंग की न्यूज मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहले भी डिस्कस करी हुई है। ठीक है। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी मॉडल हमने प्रिंट करना होगा पहले हम उसको कंप्यूटर में डेवलप करते हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है 3D प्रिंटर के बारे में। देखो गाइस आई डोंट नो कौन किस बैकग्राउंड का है, लेकिन अगर आप लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, या फिर केमिकल में भी लाइक कैड अगर पढ़ा हुआ, लाइक आई एम फ्रॉम केमिकल बैकग्राउंड, तो आई नो अबाउट द कैड सॉफ्टवेयर। तो कैड सॉफ्टवेयर में सिंपल हम क्या बोलते हैं, जैसे आप अपना घर बनाते हो, घर बनाने से पहले आप आर्किटेक्चर बनाना चाहते हो जो आपके घर का नक्शा बनाते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो 3D वे में बनाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सपोज करो आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैड की क्या है, उस सॉफ्टवेयर के आपसे यूज करके आप 3D स्ट्रक्चर बना सकते हो जो भी आपने बनाना है। ठीक है। ये है कि पहले कंप्यूटर में हम बनाते हैं। ठीक है। 3D प्रिंटिंग इज अपोजिट ऑफ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम क्या करना है, लाइक इसमें आपको काटना नहीं पड़ता। लाइक अगर आपको होलोस्फेयर बनाना तो होलोस्फेयर बना सकते हो। लाइक इस तरह के डिजाइन उसमें होते हैं, आप सिलेक्ट करो और बनाओ। ठीक है। लाइक आपको एक्चुअल में कोई पीस ऑफ मेटल नहीं काटना पड़ता। ठीक है। लाइक आपको ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अपोजिट होता है, ये सिर्फ आप सॉफ्टवेयर में करते हो। ठीक है। बेनिफिट क्या है 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग में, लाइक आप किसी भी सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो एंड यूजेस लेस एनर्जी यूज करता है। आप प्रोडक्ट्स में ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑफर कर सकते हो, लेस स्पेस, मतलब स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी ताकि हम इन्वेंटरी को स्टोर करते हैं, और इट विल प्रोड्यूस लेस वेस्ट देन द ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ गया, आप कहाँ पे 3D प्रिंटिंग को यूज कर सकते हो, मेडिकल एलिड सेक्टर में हो गया, ऑटो एंड एंसिलरी, ऑटो एंड मोटर स्पेयर पार्ट बिजनेस में इसको यूज कर सकते हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इन सब में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके एक बना रही है ताकि हम प्रमोट कर सके सब सेक्टर्स को, ताकि विद इन द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, 3D प्रिंटिंग को प्रमोट करेंगे ताकि वो इसका यूज करके क्या कर सके, कि जो भी वेस्टेज है उनको प्रिवेंट कर सके और अपने इनमें क्या कर सके, कैड को और यूज कर सके। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट यूज करते हैं अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने सक्सेसफुली 5 साल क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर लिया ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। ये गाइस गवर्नमेंट स्कीम से में कवर होगी ये न्यूज। अब अचीवमेंट्स क्या है जरा हम देख लेते हैं। ठीक है।
देखो इसमें देखा गया जो एवरेज सम, जो मतलब कि एवरेज सम हम देते हैं पर हेक्टर में, वो इंक्रीज किया है। पहले हम कितना देते थे, 15,100 रुपये देता था ड्यूरिंग प्री, मतलब जब ये स्कीम नहीं आई थी उससे पहले हम नियर अबाउट 15,000 रुपये देते थे। लेकिन पीएम फसल बीमा योजना के अंदर हम जो पैसे देते हैं वो नियर अबाउट 40,700 रुपये देते हैं पर हेक्टर का। ठीक है, स्कीम कवर करती है नियर अबाउट 5.5 करोड़ फार्मर्स को हर साल। ठीक है, टिल डेट 90,000 करोड़ ऑलरेडी मतलब कि हम पे कर चुके हैं। इवन कि कोविड लॉकडाउन के ड्यूरिंग भी नियरली 70 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिला है पीएम फसल बीमा योजना से। ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना आपको पता है आपकी क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जब भी आप फसल बोते हो उससे पहले ही क्या करती है, प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड तक आपको फसल बीमा योजना आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्रॉप का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी, ताकि नेचुरल रिस्क जैसे फ्लड, ठीक है, इन सबसे क्या कर सकते हैं, अगर आपकी क्रॉप डैमेज हो जाए तो आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। 2% मिलता है खारिफ क्रॉप्स का, 1.5% राबी क्रॉप्स का, 5% या फिर जो हॉर्टिकल्चर कमर्शियल क्रॉप्स है उनके लिए इतना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेनिफिशियरीज कौन कौन पीएम फसल बीमा योजना का फायदा उठा सकते हैं, सभी फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स। टेनेंट फार्मर्स क्या होते हैं, जो जिनके पास अपना लैंड नहीं होता लेकिन वो किसी और के लैंड पे फार्मिंग करते हैं। ठीक है, जो नोटिफाइड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इन नोटिफाइड एरिया, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे पहले क्या था, जो पीएम फसल बीमा योजना है उसको हमने रिवैम्प किया था, ताकि हम कुछ मतलब रिवैम्प मतलब रिन्यू किया था या अमेंड किया था, ताकि जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है हम उनको क्या कर सके, एड्रेस कर सके। उसमें रिफॉर्म हमने क्या लेके आया था, सबसे पहले हमने जो एनरोलमेंट है उसको वॉलंटरी करी फॉर ऑल फॉर्म। देखिए आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो आप एनरोल हो। इससे पहले जो इंश्योरेंस था वो मैंडेटरी था फॉर एवरी फार्मर। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया, जो सब्सिडी का जो सेंटर का शेयर था वो क्या कर दिया, 50% से 25 कर दिया इरिगेटेड एरियाज में और 30% कर दिया अनइरिगेटेड एरिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जिनके पास 50% है मोर इरिगेटेड एरिया, उनको इरिगेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट कंसीडर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी एरिया को इरिगेटेड एरिया हम कब डिफाइन करते हैं, जब वो डिस्ट्रिक्ट 50% या उससे ज्यादा इरिगेटेड हो। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या फेस किए जा रहे हैं पीएम फसल बीमा योजना के द्वारा। पहली बात, काफी स्टेट्स ऐसी हैं जो डिसाइड करें कि हम पीएम फसल बीमा योजना को क्विट कर दें, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो हायर शेयर प्रोवाइड कर रही हैं एज कंपेयर टू सेंटर। ठीक है, बिकॉज सेंटर ने अपने सब्सिडी शेयर पे क्या लगा रखा है, कैप लगा रखा है। इसके अलावा क्या, जो नंबर ऑफ फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्कीम वॉलंटरी बन रही है तो नंबर ऑफ फार्मर्स अब कम एनरोल कर रहे हैं इसमें, जिसकी वजह से जो प्रीमियम रेट्स है वो इंक्रीज कर दिए जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये जो गैप है वो फिल करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो इंश्योरेंस हैं वो भी कहीं ना कहीं फार्मर के क्लेम्स पूरे नहीं कर पाए। लाइक आपने किसी भी बैंक का इंश्योरेंस लिया, वो अगर आपने क्लेम किया किसी फार्मर ने कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, तो जो वो बैंक क्या है वो क्लेम नहीं दे रहा। ठीक है, इसकी वजह से जो क्लेम्स का सेटलमेंट है वो लेट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। इंडिया प्रपोजेस 8-point एजेंडा टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू कम्बैट टेररिज्म। ठीक है, ये जो न्यूज है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में करोगी अंडर सेक्शन GS2। ठीक है, अब आपको समझ में होगा हेडिंग से किया है कि इंडिया ने 8-point एजेंडा यूएनएससी के आगे रखा है, किस तरह से हम टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या यूएनएससी मीटिंग में अभी ऑर्गेनाइज हुई है 20th एनिवर्सरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373। तो अभी क्या जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन 1373 है उसकी 20th एनिवर्सरी बनाई गई है, तो उसमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। तो उसमें इंडिया ने ये 8 पॉइंट का एक्शन प्लान प्रपोज किया है कि किस तरह से हम इफेक्टिवली वे में टेररिज्म को हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं। रिजोल्यूशन जो 1373 था ये हमें कब अडॉप्ट किया था, जब 9/11 टेरर अटैक्स हुए थे, दैट इज द यूएसए में हुए थे। ठीक है, 2001 में हुआ था। तब क्या हुआ था, तब इसको हमने रेजोल्यूशन 1373 अडॉप्ट किया था, जिसमें सीरीज ऑफ जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट रूल्स लिखे हैं किस तरह से हम टेररिज्म के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अब 8 पॉइंट एक्शन क्या है जरा हम ये पढ़ लेते हैं। जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि वो इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म इंस्ट्रूमेंट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उन कन्वेंशन को मतलब कि उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, असेसिबल है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, डबल स्टैंडर्ड नहीं करना है, मतलब कि इन दिस बैटल की कोई गुड टेररिस्ट नहीं है, कोई बैड टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट इज टेररिस्ट। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म वर्किंग मेथड होने चाहिए कमिटी, ताकि वो जो डील कर सके विद सैंक्शंस एंड काउंटर टेररिज्म बाय, ताकि हम ज्यादा और ट्रांसपेरेंसी लेके आ सके, अकाउंटेबिलिटी लेके आ सकते हैं और इफेक्टिवनेस लेके आना। ठीक है, सिंपल बात समझ में आ गई। इसके अलावा हमें क्या करना है, एक्सक्लूसिव थिंकिंग को डिस्करेज करना है, जो क्या करती है वर्ल्ड को डिवाइड करती है या फिर हमारे सोशल फैब्रिक को हार्म करना है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि हमें
एक्सक्लूसिव थिंकिंग को डिस्करेज करना है, मतलब कि आप एक्सक्लूसिवली एक तरफ होके सोचे। लाइक अगर आप लाइक रिलीजन की तरफ होके देख रहे हो, किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक होके देख रहे हो, तो ये थिंकिंग हमें डिस्करेज करनी है। तो जो वर्ड को डिवाइड करते हैं, लाइक आपको पता है जैसे हमारी रिलीजन के बेसिस पे हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, उस तरह से हमें इन सबको प्रिवेंट करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस तरह से जो टेररिज्म और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम में किस तरह से लिंक है, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है और उसको जो लिंक है उनको हमें एड्रेस करना है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, आप सबको पता है, उसको कंटिन्यू करना है। क्या वीकनेस है हमारे एंटी मोनिटी, मतलब आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम क्या है। इसका काम यही है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो काउंटर टेररिज्म, इसको क्या करना है, डील करना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को कंटिन्यूसली अपना काम करना है और क्या वीकनेस है उसमें आइडेंटिफाई करना है और उसको क्या करना है, एड्रेस करना है। इसके अलावा ये बात की है, जो यूएन काउंटर टेररिज्म बॉडीज हैं उनको हमें एडुकेट फंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए यूएन रेगुलर बजट से, ताकि ऑफकोर्स तभी तो वो काम कर पाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे ग्लोबल आर्किटेक्चर के अगेंस्ट टेररिज्म, ये इंटरनेशनल कौन से कन्वेंशन है इसके बारे में बताया। एक है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम। ठीक है, थर्ड है काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स, फोर्थ है यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी, जिसकी बात अभी हमने करी है। ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी, ये बेसिकली ब्रिक्स की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, तो इसका तो 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी पेरिस में, फ्रांस में सब हेडक्वार्टर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, sugarcane farmers demand timely payment of fair and remunerative price एंड स्टेट एडवाइस प्राइस फॉर मिल्क। ठीक है गाइस, अगेन ये जो सेक्शन हमारा इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा एग्रीकल्चर सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जैसे आपको पता है 22 क्रॉप्स ऐसी हैं जिसका मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है, गवर्नमेंट पे करती है, एमएसपी पे करती है। ठीक है, उसी तरह शुगर केन का जो गवर्नमेंट है वो एफआरपी पे करती है, दैट इज द फेयर एंड रेगुलेटरी प्राइस। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो अपनी तरफ से एफआरपी से ज्यादा कुछ प्राइस देती हैं, जिसे हम स्टेट एडवाइस प्राइस भी बोलते हैं। तो शुगर केन के जो फार्मर्स है वो बोल रहे हैं कि हमें टाइम पे क्या मिलना चाहिए, उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी के जो शुगर केन फार्मर्स है उन्होंने डिमांड करी है कि शुगर मिल्स को टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस दे देना चाहिए। हाउएवर जो शुगर मिलर्स है वो क्लेम कर रहे हैं कि हायर एफआरपी है, जो एसएपी है, इसकी वजह से क्या है, जो शुगर केन का प्राइस है उसकी जो पेमेंट है वो बढ़ रही है फार्मर्स की। ठीक है, अब देखो शुगर केन फार्मर को तो चाहिए ना अपना प्राइस एफआरपी, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। अब लेकिन जो शुगर मिल्स के जो ओनर है वो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से जो शुगर केन के प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्लेम किया जा रहा है कि जो डुअल शुगर केन प्राइस है वो कहीं ना कहीं शुगर केन और शुगर इकोनॉमी को क्या कर रही है, डिस्टोर्ट कर रही है, मतलब कि डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से जो केन प्राइस है वो और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, शुगर मिल्स को क्या करना चाहिए, एफआरपी जो एसएपी है उनको पे करना चाहिए, जो भी शुगर केन फार्मर्स को, इररिस्पेक्टिव मार्केट प्राइस जो भी, हमें उससे क्या लेना देना, चाहे कम क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि एफआरपी तो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया ना, तो उसको देना ही पड़ेगा। एफआरपी या एमएसपी हम सेट इसलिए करते हैं ताकि अगर मार्केट प्राइस भी कम हो तो फार्मर्स को लॉस ना हो, उन्हें वो अपना वो प्राइस मिले ही मिले मिनिमम। ठीक है, मिलर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो टफ फाइनेंशियल सिचुएशन क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, क्यों, और कोई रिलेशन नहीं है बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द मिल्क एंड द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। अब देखो, मतलब सीधी बात यह है कि फार्मर्स और मिल्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिबेट हो रहा है। फार्मर्स बोल रहे हैं कि भी मेरे को मेरी पेमेंट टाइम पे मिलना चाहिए, मिल्स बोल रही है कि भाई पहली बात तो मैं फाइनेंशियल सिचुएशन से जा रहा हूँ, दूसरी बात क्या है, जो शुगर मिल, मैं मिल का ओनर हूँ, मेरी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें कोई रिलेशन नहीं है कि जो शुगर की प्रोडक्शन में मतलब कि इंक्लूड है। ठीक है, अब शुगर केन की क्या प्राइसिंग पॉलिसी है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो शुगर केन की प्राइसिंग है वो गवर्नमेंट किसके द्वारा की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इज गवर्नमेंट बाय शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 जो इशू किया जाता है अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। वेरी इंपॉर्टेंट, दो तरह के शुगर केन के प्राइस होते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एफआरपी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अगेन गाइस ये हमने जब पढ़ा था, जो एमएसपी को रिकमेंड करती है वही एफआरपी को रिकमेंड करती है, दैट इज द सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और आफ्टर ये कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट और जो शुगर इंडस्ट्री के एसोसिएशन है इनके साथ कंसल्ट करके एफआरपी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। इसके अलावा जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस है वो कुछ स्टेट्स के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है जो यूजुअली हायर होता है देन द एफआरपी। ठीक है, जो शुगर केन इंडस्ट्री है आपको पता है इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो हमारे रूरल लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करती है और वर्कर्स को डायरेक्टली जो एम्प्लॉयड है शुगर मिल्स में। ठीक है, अब क्या फैक्टर्स हैं ताकि हम एफआरपी को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी,
रीजनेबल मार्जिन फॉर ग्रोअर्स ऑफ शुगर केन ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट, मतलब कि वो भी रिस्क और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि अवेलेबिलिटी रहे शुगर, मतलब शुगर की अवेलेबिलिटी रहे कंज्यूमर के पास भी, ताकि हम शुगर रिकवर कर सके शुगर केन से, प्राइस एट विच शुगर इज सोल्ड बाय द शुगर प्रोड्यूसर, ठीक है, द रियलाइजेशन मेड फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स और देयर इंपोर्टेड, ठीक है। तो अगर आई थिंक ये सब आपको कुछ समझ में आएगा, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। ई पोर्टल फॉर फिलिंग कंप्लेन अबाउट द टैक्स इवेजन। देखो गाइस, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, एक होता है टैक्स इवेजन। देखो गाइस, अभी क्या होता है ना, टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स को आप चोरी कर रहे हो इलीगल वे में। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है, आप अपना टैक्स मतलब कि लीगल वे में बचा रहे हो। लाइक आपके पास आपकी इनकम इतनी है, आपने क्या कर लिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया, कहीं आपने LIC में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कहीं आपने डिफरेंट जगह इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उस तरह से आप क्या कर रहे हो, अपना टैक्स अवॉइड कर रहे हो। लेकिन टैक्स इवेजन क्या, आप इलीगल वे में क्या कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, ठीक है। अभी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने एक ई पोर्टल लॉन्च किया ताकि हम क्या कर सके, जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनकी कंप्लेंट्स फाइल कर सके, जो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं जिनके पास, या फिर जो अपने एसेट्स डिस्क्लोज नहीं करते, मतलब कि जिनकी प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया है और उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हुए, उनके अगेंस्ट हम फाइल कंप्लीट कर सके। ये फैसिलिटी अलाउ करती है कि कोई भी पर्सन कंप्लेंट कर सकता है जिनके पास आधार और पैन कार्ड है, एज वेल एज जिनके पास पैन और आधार कार्ड नहीं है, वो भी इसमें फाइल कम कर सकते हैं, ठीक है। सी विजन 2021 के, देखो भाई ये क्या है, पहली बात देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाई एनुअल डिफेंस एक्सरसाइज, मतलब कि 2 साल में एक बार होती है। ये कहाँ पे हो रही है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया पे हो रही है, जो कि आपको पता है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 7516 किलोमीटर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है बाय इंडियन नेवी। इसमें क्या है, कौन कौन है इन्वॉल्व किया है, कोस्ट गार्ड है, कस्टम फिशरीज, फिशिंग एंड कोस्टल कम्युनिटीज ऑफ ऑल द 13 कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आपको पता है इंडिया की जो 13 स्टेट्स हैं वो कोस्टल एरियाज में बिलोंग करती हैं, 13 इंडिया की कोस्टल स्टेट्स हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा, और इनमें सभी 13 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज है वो बिल्डअप है टुवर्ड द मेजर थिएटर लेवल एक्सरसाइज, दैट इज द ट्रॉपिक्स क्या है, थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशन एक्सरसाइज, जो कंडक्ट किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा एवरी 2 मतलब हर 2 साल में एक बार। नेक्स्ट है 2D इलेक्ट्रॉन गैस। अब ये 2D इलेक्ट्रॉन गैस किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, इट इज प्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है किसका, DST का, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब ये जो 2D इलेक्ट्रॉन गैस है, ये इलेक्ट्रॉन गैस है जिसमें इसकी अल्ट्रा हाई मोबिलिटी होती है, जो क्या करती है, जो क्वांटम इंफॉर्मेशन है इसकी ट्रांसफर की स्पीड को बढ़ा सकती है, और जो हम क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं एक डिवाइस के एक पार्ट से अदर, उसको भी इंक्रीज करती है, साथ में डाटा स्टोरेज और मेमोरी को भी इंक्रीज करती है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट जो कपलिंग है और जो रिलेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2D इलेक्ट्रॉन गैस में, वो राशवा फील्ड रिजल्ट करते हैं। अब राशवा इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है, कुछ स्पिन बैंड होते हैं, उनकी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो राशवा इफेक्ट कंसिस्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन बैंड्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसकी वजह से क्या होता है, इट प्लेज अ की रोल इन स्पिनट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। आगे चलते हैं क्लारीपायोटू, ये हमने काफी बार पहले भी पढ़ा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस करते हैं। क्लारीपायोटू मार्शल आर्ट है, जो कि केरला में स्टाइल होता है, जो कि ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD प्रेवेलेंट थी। इसके अलावा इंडिया में और मार्शल आर्ट है, देखो आपको पता होना चाहिए क्लारीपायोटू एक मार्शल आर्ट है, ठीक है, जो ओरिजिनेट हुई है कहाँ पे, केरला में। कब हुई है, 3rd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD, इस टाइम के ड्यूरिंग ओरिजिनेट हुई है। इसके अलावा इंडिया की और क्या मार्शल आर्ट्स है, तमिलनाडु के सिलंबू एंड कुट्टूवरैसी, मणिपुरी के थांगला और सरितराग, हिमाचल प्रदेश की थोड़ा, पंजाब के गटका, बंगाल के लाठी खेला, महाराष्ट्र के मारदानी खेल और माला खंबा, और जम्मू कश्मीर की क्या स्क्वेयर। लास्ट न्यूज आज की, स्वामी विवेकानंद, आपको पता है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हम स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर सके। कॉमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट कर सके। ये इंडिया के इंडिया ही इज द इंस्पायर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट नेशनल कॉन्शियस, ताकि हम क्या कर सके, विद एड्रेस एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन 1892। आपको पता ही होगा उन्होंने रामाकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया था बेलोर में 1897 में, ताकि हम वेदांता की टीचिंग्स को स्प्रेड कर सके और हमारे सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके अपने लोगों की, ठीक है। इन्होंने नेशन बिल्डिंग में काफी क्रूशियल रोल प्लेड किया बाय परसुएडिंग जमशेदजी टाटा, ताकि इन्होंने टू एस्टेब्लिश द स्टील फैक्ट्री एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। तो अगर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।